आपको रोकना चाहूंगा व्यास जी आपको। और यहाँ पर एक अहम खबर आ रही है, मेरी सहयोगी पूर्वी आपको बताएंगी। जी पूर्वी। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान जारी है और प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 14.97% मतदान हुआ है। इंदौर की अगर बात करें तो 11.48% मतदान, देवास में अगर बात करें तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्सक्लूसिव बीएसटीवी पर मौजूद हैं। नगरी के ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या कहेंगे सबसे पहले उज्जैन? मैं सभी से अपील करूंगा अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है। और प्रदेश भाजपामय है और भाजपा का वातावरण बना हुआ, मोदी जी भारी बहुमत से जीते। मतलब मालवा निवाड़ को लेकर के खास तौर पे कैसे देख रहे हैं? मालवा निवाड़ तो गढ़ है हमारा उसी दिशा में चल रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और उन्होंने मतदान किया है और उसी से मतदान के घर आने का हमारा जल्दी लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो है नोटा को प्रमोट कांग्रेस गाड़ी किधर है गाड़ी कांग्रेस ये नकारात्मकता की सीमा पार कर रही है। नोटा कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। मौजूद है मुख्यमंत्री उनके साथ में मौजूद तो ये थे मुख्यमंत्री मेरे साथ में अब की बार ये मुख्यमंत्री है और हमारे साथ ही मौजूद थे और उन्होंने कहा तो देखिए तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे थे जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मतदान केंद्र पहुंचे थे परिवार के साथ और अपने मताधिकार का उपयोग किया है। साथ ही बीएसटीवी से खास चर्चा भी की है और अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील करते हुए भी नजर आए हैं, अपना साइन दिखाते हुए नजर आए हैं। साथ ही प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की, मतदान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए नजर आए हैं, अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आए। तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में मतदान जारी है, प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश में 9 बजे तक के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.97% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में चौथा और आखिरी मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक 14.97% मतदान हुआ है। इंदौर की बात करें तो 11.48% मतदान हुआ है। वहीं देवास की बात करें तो 16.79% मतदान देवास में देखने को मिला है। खंडवा में 14.68% मतदान और अगर मंदसौर की बात करें तो 16.16% मतदान हुआ है। रतलाम में 13.73% मतदाताओं ने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। धार की बात करें तो 15.61% मतदान और खरगोन में 15.35% वोटिंग हुई है। तो देखिए अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी मनोज झाबुआ से लगातार बने हुए हैं, चर्चा करते हैं उन्हीं से। लगातार हमें सुबह से अपडेट दे रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अभी तक अपडेट जो है, अभी तक 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए, क्या रुझान समझ में आ रहा है? पूर्वी में झाबुआ के उस गांव में मौजूद हूँ जहां से एक खूबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है जिसको लेके कई तरीके की बातें की जाती है, लेकिन इस गांव में जहां पर मंत्री निर्मला भूरिया रहती है वहीं पर मैं मौजूद हूँ। उनके बंगले के सामने ही जो गांव में पोलिंग बूथ है, माछलिया गांव जो है इसका नाम है, यहाँ पे प्राथमिक स्कूल के अंदर जो पोलिंग बूथ बना है। सबसे पहले मैं पुरुषों की संख्या दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो पुरुष हैं, जो आदिवासी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ में उस खूबसूरत तस्वीर का जो जिक्र कर रहा था कि जो महिलाएं हैं इन पुरुषों से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अपने घरों से निकल के ये महिलाएं जो है यहाँ पर वोटिंग कर रही हैं। हालांकि घूंघट में ये महिलाएं, हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि इस लोकतंत्र के पर्व में महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं अपने घरों से मतदान करने के लिए। इस आदिवासी गांव जो कि माछलिया गांव, इसमें निकली है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि घूंघट में अक्सर ये आदिवासी महिलाएं रहती हैं। वोट डालने आए हैं? पहली बार आए, पहले भी डाल चुके वोट? पहले डालिए। अच्छा, ये हालांकि देखिए ये घूंघट है, लेकिन यहाँ पे
तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जो कि बातचीत करना शायद उन्हें आता नहीं हो, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि उनसे कुछ सवाल कर लिए जाए। अम्मा, वोट डालने के लिए आए हो आप? लाइन में लगे हो? कब से लगे हो? देखिए, ये तस्वीर बताती है कि महिलाएं भी जो है यहाँ पर वोटिंग में पीछे नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। कब वोट डालेंगे आए दादा? हाँ, पहली बार या पहली बार नहीं, पहला भी डाला। अच्छा, हाँ। क्या गांव में सब विकास ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। क्या क्या मिल रहा है आपको फायदा? फायदा मिल रहा ना? हाँ, क्या कहीं ना काम नहीं मिल रहा खाली। अच्छा, हाँ, मोदी रुपया ले रहा। अच्छा, हाँ। सरकार की योजना को फायदा मिलता है कि नहीं यार? मिलता ना। क्या क्या मिल रहा है? खाद मिलता। हाँ, पैसा भी मिलता, खाद भर दे पैसा। हाँ। क्या चाहते हैं इस बार वोटिंग करने आए? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? होना। ये देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि आदिवासी जो अंचल है वहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं। और ये तस्वीरें बयां भी करती हैं कि इस बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कम से कम झाबुआ में तो इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल मनोज, लगातार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार मतदाताओं में खासा उत्साह। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार जो है वोटिंग प्रतिशत को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, चर्चा में वापस लौटेंगे, रुक करूंगी योगीराज जी का। योगीराज जी, यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत भी 9 बजे तक के सामने आ चुके हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं, कहीं ना कहीं तस्वीरें भी हमारे सहयोगी ने दिखाई, उत्साह मतदाताओं में खासा देखने को मिल रहा है। सुबह 9 बजे तक के रुझान और जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक समझ में आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये उस अंचल की तस्वीर है जिसको लेकर हम अक्सर ये कहते हैं कि ये लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, ट्राइबल हैं, जंगलों में रहते हैं। अब देखिए वहाँ की कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। और ख़ास तौर पर मनोज ने जिन महिलाओं पर जो कैमरे डाले हैं, तो वास्तव में ये बड़ा उत्साहजनक लगता है कि महिलाएं कितनी कतार में आके लगी हुई हैं और वो उस जिम्मेदारी को समझती हैं। वो परिवार की जिम्मेदारी को तो समझती हैं, वो ये जिम्मेदारी भी समझती हैं कि मेरे एक वोट से देश की तरक्की हो सकती है, देश का विकास में मैं अपना एक वोट के माध्यम से योगदान दे सकती हूँ। बेशक वो पर्दे में है, बेशक वो बात करने में झिझक रही हैं, लेकिन लोकतंत्र का चयन करने में बिल्कुल नहीं झिझक रही। ये पर्दा उनकी मर्यादा का पर्दा है और मर्यादा में रहकर कैसे सरकार चुनी जाए, कैसे लोकतंत्र में अपना योगदान दिया जाए, ये इनसे अच्छा सबक कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल योगीराज जी, आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीरें हमने दिखाई और आदिवासी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो लगातार दोनों ही दल उसे साधने में जुटे हुए हैं। फिरोज जी, आपके पास आना चाहूंगा और गंभीर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में ये कोशिश करती नजर आ रही है कि अपना पारंपरिक वोट बैंक साधा जा सके, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा दौर में वीरांगनाओं को सम्मानित किया, महापुरुषों को याद किया, क्या लगता है आपको एक बार फिर पारंपरिक वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आएगा? देखिए, पारंपरिक वोट बैंक जो है, भारत का संविधान जो कमजोर वर्ग था, जिसके उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी 70 साल से काम करती आई, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 पार दो, हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। दें प्रेम व्यास जी, स्पष्ट जवाब दें कि वो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पक्षधर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बदलने का प्रयास किया, उससे कमजोर वर्ग का आदमी जो है वो ये समझ रहा है कि मेरे आज अधिकार छीने जा रहे हैं, आज वो समझ रहा है कि मेरा आरक्षण छीना जाएगा, वो ये समझ रहा है कि मेरे जल जंगल और जमीन पर कब्जा कर रहा जा रहा है, वो ये समझ रहा है कि मुझे आदिवासी की जगह वनवासी बोला जा रहा है। इसलिए आप देख लीजिए, झाबुआ का वो ये माछलिया घाट है जो लूट के लिए फेमस हुआ करता था किसी जमाने में, कि यहाँ कॉन्वॉय लगाया जाता था, ये अहमदाबाद इंदौर हाईवे है। तो ये माछलिया घाट जो है, माछलिया घाट पे इस तरीके से मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी है। और ये बात भी स्पष्ट है कि 70 साल में इस भारत के लोकतंत्र में की जड़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि लोग अब अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, लोग अपने अधिकारों की बात समझने लगे हैं, और लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के लोगों को अपमानित कर रहे हैं वो भरे मंच से खड़े होके,
झूठ बोल रहे हैं वो भरे मन से खड़े होके। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस ले जाएगी आपकी। तो ये ऐसी जब बहकी बहकी बातें जब देश के प्रधानमंत्री करने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि उस पार्टी की हालत जो है वाकई अब गंभीर नहीं, बहुत गंभीर हो रही है। आप देखिए कि रोजगार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, एक बस लास्ट, रोजगार का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, मनरेगा का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। वो एक गरीब आदिवासी जो था, जो लाइन में लगा था, उसने कहा साहब रोजगार नहीं मिलता। आप देखिए वो उसको भी इस बात के लिए पता है कि रोजगार नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा क्यों रही है भाई? आप तो 400 पार जा रहे थे, तो जब 400 पार जा रहे तो घबरा क्यों रहे हो? सीना ठोक के कहो कि हाँ हम संविधान बदलेंगे। प्रेम व्यास जी, गंभीर सवाल यहाँ पर उन्होंने खड़ा किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई क्यों है, और लगातार कांग्रेस पार्टी ये क्यों कहती नजर आ रही है कि आम चुनाव नहीं है, ये तो संविधान को बचाने का चुनाव है। देखिए ईशा जी, पूर्व में भी मेरी बात अधूरी रह गई थी, मुझे आप 2-3 मिनट का कृपया समय दें, या मैं अपनी बात को छोटा ही कर दूं, या उनके बातों के विषय के जवाब ना दूं, या मुझे जवाब देने दें, क्योंकि प्रश्न लेके जाना से बेहतर है या तो कहा ही ना जाए। दूसरी बात है, इन्होंने कहा माचिलिया घाट। अब मुझे बताइए, माचिलिया घाट में लूट की घटनाएं 2003 के पूर्व में कांग्रेस जब शासन करती थी मध्य प्रदेश में कितनी होती थी, कार्रवाई लगानी पड़ती थी। उन आदिवासियों को सिर्फ बरगलाकर वोट लेने का कार्य कांग्रेस ने करा है। 2003 के बाद में माचिलिया घाट पे कितनी कार्रवाई लग रही है, धरातल पर जाकर देख लीजिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, सब समाज से अलग करने का कार्य जो है कांग्रेस करती आ रही है। अब इन्होंने कहा कि तुष्टीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी करी। आप जवाब दीजिए ना, तेलंगाना में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण काट के 4% वो किस समुदाय को दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में लगभग 5% एसटी एससी ओबीसी का काट के जो है नियम बनाए गए, जिसमें कोर्ट द्वारा पहले 3 जजों की कोर्ट ने उसको निरस्त करा, फिर 5 जजों की कोर्ट ने निरस्त करा, उसके बाद 7 जजों की कोर्ट ने निरस्त करा, उसके बाद 2014 में केंद्र में नियम लेकर आए। तो आप बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आप एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण काट के किसी एक समुदाय को क्यों देना चाहते हैं? यही हमारा विरोध है। चलिए जवाब ले लेते हैं फिरोज जी। मुझे जवाब दे, मुझे इस बात पे जवाब दे लेने दीजिए, मुझे इस बात पे जवाब दे लेने दीजिए। फिरोज भाई, अरे आप रुकिए, अरे उसके बाद आप आशा थोड़ी बोल रहे फिरोज जी, आपके पास भी आएंगे, जवाब जरूर लेंगे आपसे। हाँ, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, मैं लेकिन इस बात का जवाब जरूर दूंगा। मैं आपके सभी बातों का जवाब दूंगा धैर्य पूर्वक, आप मेरी बात के जवाब दे देना। आपने कहा बोलिए ना, कर्म कौन रहा है? फवाद चौधरी के मवाद में कौन लोग बह रहे हैं ये बताइए। आपके जो है फारूक अब्दुल्ला कहते हैं उनके पास जो है एटम बम है इसलिए डर जाना चाहिए। यही तो समस्या थी पूर्व में कि प्रेम से लेटर लिखे जाते थे और हमारे जवानों के शीश काट कर ले जाते थे। उसके बाद में मणिशंकर अय्यर उसी बात को दोहरा रहे हैं। उसके बाद में राहुल गांधी जी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। स्पष्ट करिए ना जनता के मध्य में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है ना कि जिसके पास ज्यादा है उससे काट के दे दिया जाएगा। बाबा साहब के संविधान के निमित्त जो आरक्षण तय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाके संविधान बदलने का कार्य जो है कांग्रेस कर रही है। दिल्ली में ल्यूटियन जोन की 121 प्रॉपर्टियां जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर की गई थी, वो 5 अप्रैल 2014 में चुनाव होने के कुछ दिन पूर्व में वक्फ बोर्ड को क्यों ट्रांसफर कर दी गई? फिरोज जी इसका जवाब देके जाइएगा। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष आजादी के पश्चात 70 सालों में जवाब ले लेते हैं प्रेम जी के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय का क्यों? जवाब ले लीजिए प्रेम जी। फिरोज जी इसका जवाब देके जाइएगा। दूसरा बताइए मुझे, जैन सिख बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं समझते, अल्पसंख्यक नहीं मानते, लौटूंगा प्रेम जी आपके पास। अल्पसंख्यक आयोग का एक ही अध्यक्ष क्यों होता है? इसका भी जवाब देके जाइए। आपने कह दी अपनी बात। जिस तरह से फिरोज जी प्रेम व्यास जी ने गंभीर आरोप लगाए, उनके जवाब दे दीजिएगा। और एक सवाल मेरा भी ले लीजिए, उसमें सारे सवालों के जवाब दे दीजिएगा कि सैम पित्रोदा के बयान की बात की जाए, या फिर मणिशंकर अय्यर के बयान की बात की जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह की बात की जाए। लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले या लोकसभा चुनाव के बीच ही क्या जरूरत थी इन सबकी? देखिए, पहली बात तो इनको ये बता दें कि मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। पहली बात आप ये समझ लीजिए प्रेम व्यास जी। दूसरी चीज, जो ओबीसी का मुस्लिम अरे सुन जाइए भाई साहब, आप पढ़ के नहीं आए हैं, अब आप पढ़ते नहीं है, ये आपकी गलती है ना। अरे आप पढ़ते नहीं है, ये आपकी गलती है। आपको आरक्षण के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप जो है आप तो आरक्षण के विरोधी शुरू से ही रहे हैं।
खुद मोहन भागवत कहते हैं कि भारत का जो आरक्षण है उस आरक्षण को बदला, उस आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए। तेलंगाना में आरक्षण अरे भाई, दिया जा रहा है या नहीं? एसटी एससी ओबीसी अब आप सुन लीजिए ना, अब आप बोलते रहेंगे, अब आप बोलते रहेंगे तो फिर कैसे समझेंगे? क्योंकि मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने 2015 में बयान दे चुके हैं इस बात पे। भारतीय जनता पार्टी संघ की लाइन से तो भटक ही नहीं सकती। लेटर्स लिखे थे भैया मुख्यमंत्रियों को कि धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो, और आरक्षण जो है वो काट रहा है, और जो है प्रमोशन ना हो। तो नेहरू जी लेटर लिख रखे 51 से लेकर 54 के बीच। वही हम कह रहे हैं और यहाँ आकर बात कर रहे हैं। अब वही हम कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण होता ही नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग है, मुसलमान, अरे भैया चुप, अरे दादा, अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ, कभी कभी संघ की कोठली से भी बाहर निकले आया करो दादा। वहाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेना चाहिए। प्रेम जी उनका जवाब ले लेते हैं फिरोज जी का। फिरोज जी बाद हमारे साथ योगी राज जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, उनसे समझ लेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। फिरोज जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी फिरोज जी। अब ओबीसी का जो आरक्षण है, उस ओबीसी के आरक्षण में 80% जो है मुस्लिमों की जो जातियां हैं वो ओबीसी में आती हैं। ये बात समझ लीजिए, भारत एक ऐसा देश है कि धर्म परिवर्तन करने से ओबीसी का आरक्षण नहीं होता। ठीक है, एकाध भैया पढ़े लिखे हो तो एकाध आदेश दिखा दो ऐसा, तो हम भी समझ ले कि भैया हमने गलती की है। अब 4% जो कोटा कर्नाटक में मैसूर रियासत के जमाने से चला आ रहा था, वो बहुत जमाने से चला आ रहा था वो 4% कोटा। वो 4% कोटा भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया था। तो पहले जो मुस्लिमों को 27% आरक्षण के साथ हम थे, अब हमको को मात्र 4% में समेट दिया गया। तो ये तो उल्टा नुकसान हुआ है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू तो खुला घोषणा पत्र में बोल चुके हैं कि मैं 4% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। हम इतने करोड़ का एक फंड बनाएंगे, नूराजी फंड जो है वो बनाएंगे। उसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। और मुसलमानों को एसटी आरक्षण भी है, मुसलमानों के पास ओबीसी आरक्षण भी है। मुसलमानों के पास सिर्फ आरक्षण नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं है, क्योंकि वो छुआछूत के आधार पर है। चलिए फिरोज जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी झाबुआ से लगातार मनोज जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख करेंगे। मनोज, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? मेरे साथ इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी मौजूद हैं, जो कि अभी अपने घर पर ही मौजूद हैं, और उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं? क्योंकि 2 बार ही जो है यहाँ पर बीजेपी जीत के आई है। कांग्रेस का गढ़ कहा जाती है रतलाम झाबुआ सीट। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस का गढ़ है, और यहाँ जो ऐसी बातें थी और उस चीज़ को हमने ही तोड़ा। और पहली बार ये जो पेटलावद विधानसभा है, यहाँ से पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हूँ, और लोकसभा भी हम लोग जीते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया वो यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद भी डामोर जी जीते हैं। और इस बार भी हम लोग भारी वोटों से, मतलब लाखों मतों से जीत करके आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, अलीराजपुर ले लो, झाबुआ ले लो या रतलाम ले लो, बहुत अच्छा माहौल है। और सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार फिर से दिल्ली में बैठे और प्रधानमंत्री बने। मोदी की गारंटी एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय की गारंटी, कैसे देखती हैं? देखिए, मोदी जी हर चीज़ की गारंटी, और जो कहते हैं कि गारंटी है वो काम करके दिखाते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वो आज उसकी उपलब्धियां गिना सके, और हमारे लिए तो ऐसी एक लंबी लिस्ट है और उसको आज गिनाने का समय नहीं है। लेकिन हर वर्ग के लिए और हर उसके लिए, चाहे वो बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, हर वर्ग के लिए उनके उत्थान के लिए काम करने का किया है। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी एक मंच पे बयान दे रहे थे, हालांकि महिलाओं को लेके बयान था जिसको लेके चुनाव आयोग में पार्टी ने शिकायत भी की है। उन्होंने कहा कि जिनकी 2 पत्नियां रहेंगी उनको भी हम डबल अमाउंट देंगे। जो उनकी महिलाओं को लेके जो राशि सम्मान निधि देने की बात उन्होंने अपने न्याय में की है। देखिए, अब उनके मुंह से क्या कब क्या, हमेशा ही वो तो
ऐसे विवादित बयान देते ही रहते रहे हैं, और उसमें आप क्या कहेंगे, वो तो आप लोगों के सामने ही है। यही है, क्योंकि बीजेपी ये आरोप भी लगाती है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है। देखिए मानसिकता तो आप लोगों के सामने ही दिख रही है, चाहे जीतू भाई हो या कांतिलाल जी हो, जो चीज़ है वो कह रहे हैं वो मीडिया के सामने ही है और पब्लिक के सामने है। ये तो चुनाव में दिख जाएगा कि किसकी क्या है, और वो अभी आपको दिख जाएगा सामने। कांतिलाल भूरिया ये भी कह रहा है, अभी बातचीत हुई हमारी उनसे, वो कह रहे हैं कि इस बार वो जीतेंगे क्योंकि बीजेपी को डर था कि जो उनके उम्मीदवार थे, जो सांसद हैं उनका टिकट काट दिया, डर के कारण दूसरे उम्मीदवार को उतारा उन्होंने, अनीता नागर चौहान को। देखिए तो देखिए हमारे सहयोगी मनोज मौजूद हैं जहां पल पल की अपडेट जो है झाबुआ से देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए लोकतंत्र का महापर्व चौथे चरण के मतदान जो है जारी है, और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत भी 9 बजे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सकारात्मक है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिणाम होते हैं। समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए और BSTV को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।